मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें नागरी लिपि है, उस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है, उसका प्रश्नोत्तर भी करवा दिया है और आज ऑब्जेक्टिव करवाने जा रही हूँ जो कि आप लोगों को एग्जाम में काफी सहायता प्रदान करेगी। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए ऑब्जेक्टिव की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? तो पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से। 4 ऑप्शन है। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिणी भारत से मिलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी का, 1021 ईस्वी का, 1022 ईस्वी का और 1023 ईस्वी का। तो आप लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं। बेतमा दान पत्र जो है 1020 ईस्वी का है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। प्रश्न संख्या 3 है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब मिलने लगते हैं? कब से शुरू हो जाती है उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख मिलने? 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से और 4थी सदी से। तो 8वीं सदी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 4 है, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा में, बांग्ला भाषा में और अंग्रेजी भाषा में। तो उन्होंने अपने मिडिल स्तर की पढ़ाई मराठी भाषा में की थी और ये सारी जानकारी आपको मैं चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में, वहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहां पर की? ये सारे प्रश्न जो है ना लेखक से आ रहे हैं, लेखक से प्रश्न आना ही आना है। कहां से उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई कहां पर की थी? दिल्ली में, जौनपुर में, वर्धा में और इलाहाबाद में। तो मूले जी ने अपने हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई वर्धा में की थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 6 है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में, खरोष्ट लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में और देवनागरी लिपि में। तो इसका सही जवाब होगा देवनागरी लिपि। हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है यह। प्रश्न संख्या 7 है, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? 1935 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में और 1938 ईस्वी में। तो गुणाकर मूले जी का जन्म जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 1935 ईस्वी में हुआ था और ये सब याद रखने की बातें हैं। प्रश्न संख्या 8 है, गुणाकर मूले जी का जन्म कहाँ हुआ था? अब कब हुआ था 1935 में तो मैं बता दी, लेकिन अब पूछ देगा कि गुणाकर मूले जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अब जगह का नाम बताना है, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो गुणाकर मूले जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। प्रश्न संख्या 9 है, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? किनके बारे में चर्चा की जा रही है? गुणाकर मूले जी की चर्चा की जा रही है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो गुणाकर मूले जी ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी? संस्कृति, अक्षर कथा, प्राचीन भारत का इतिहास और पुरालिपि शास्त्र। तो इन्होंने अक्षर कथा में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। प्रश्न संख्या 10 है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर और देवनगर। तो गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता होगा, ऐसा गुणाकर मूले जी ने माना है, क्योंकि वहां के राजा थे देव। तो देव जिस राज्य में राजा हैं जहां के उनका नगर है, इसीलिए गुणाकर मूले जी ने कहा है कि गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 11 है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है, क्या है? प्राचीन नागरी लिपि की बांग्ला लिपि क्या है? पुत्री, बहन, भगनी और बहू। तो बांग्ला लिपि की प्राचीन नागरी लिपि बहन है। क्यों है बहन? क्योंकि इससे इसकी लिखावट में बहुत कुछ मिलता जुलता है दोनों में, इसीलिए बहन है। प्रश्न संख्या 12 है कि केरल के शासकों के द्वारा, उस समय जो केरल में शासन करते थे उनके द्वारा सिक्कों पर वीर केरला से शब्द किस लिपि में लिखी गई है? नागरी लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में, नंदी नागरी लिपि में और गुरुमुखी लिपि में। 4 ऑप्शन है, उसमें सही जवाब होगा नागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13 है, पहले पहल मतलब सबसे पहले किन राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? देवगिरी के राजाओं का,
विजयनगर के राजाओं का, राष्ट्रकूट के राजाओं का या चोल राजाओं का? तो सबसे पहले विजयनगर के राजाओं का लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 14 है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ललित शैली, अभिनागर शैली, विभ्राट शैली और नागर शैली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नागर शैली कहते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? अब देखिए 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी में और 11वीं सदी में। तो मुद्रण के टाइप बने जो थे वो 2 सदी पहले बने थे। और ये सारे क्वेश्चन याद कर रखने योग्य हैं। सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। समझना है तो आप चैप्टर में जाकर के समझ लीजिए, चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, वहां जाकर के विजिट करके उसको समझ लीजिए। प्रश्न संख्या 16 है, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं और 11वीं सदी में और कभी नहीं। तो कभी नहीं तो होगा नहीं, डी को हटा दीजिए यहाँ से। अब तीनों में देखिए 8वीं और 11वीं सदी में नागरी लिपि जो थी यह सार्वदेशिक लिपि बन के रह गई थी। प्रश्न संख्या 17 है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहलाती थी? नंदी नागरी, कोंकणी और सिद्धम। तो पहले दक्षिण भारत में जो नागरी लिपि थी वह सिद्धम लिपि कहलाती थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 18 है, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर, मतलब क्या अलग अलग विषयों पर, एक विषय पर नहीं, अलग अलग विषयों पर इन्होंने कितने निबंध लिखे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन 4 हैं, 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक और 4500 से अधिक। तो आप चैप्टर को समझ चुके हैं तो आप स्वयं जवाब दे देंगे कि क्या सही जवाब होगा। गुणाकर मूले ने अलग अलग विषयों पर, विभिन्न विषयों, अलग अलग विषयों पर लगभग 2500 से अधिक निबंध लिख चुके हैं। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय लिपियों की कहानी। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। भारतीय लिपियों की कहानी किन की प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूले जी की, नलिन विलोचन शर्मा जी की, महादेवी वर्मा जी की या सुमित्रा नंदन पंत जी की? तो पीछे ही अभी तुरंत एक क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर कैसे भी पूछे, चैप्टर समझ चुके हैं तो हम इजीली उसका आंसर दे देंगे। तो भारतीय लिपियों की जो कहानी है वह गुणाकर मूले जी की प्रसिद्ध रचना है, बहुत फेमस रचना है इनकी। प्रश्न संख्या 20 है, इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? अब हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हिस्ट्री में भी ऐसा क्वेश्चन आता है 12वीं सदी से, 13वीं सदी से, 14वीं सदी से और 15वीं सदी से। तो इस्लामी शासक का आरंभ जो हुआ था वह 12वीं सदी से शुरू हो गया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 21 है, गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? वे कब मर गए? कौन से ईस्वी में? 1995 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 2005 में और ये 2009 में। तो गुणाकर मूले जी की मृत्यु 2009 ईस्वी में हुई। सारे लेखक से प्रश्न आ रहे हैं, लेखक से क्वेश्चन आना ही आना है, राइटर से क्वेश्चन है यह। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिंह शब्द अंकित करवाए थे? तो 4 ऑप्शन है, शेरशाह सूरी ने, हरिहर जी ने, अकबर ने और चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो अकबर ने क्या किया था कि अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिंह शब्द अंकित करवाए थे। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 23 है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? गुणाकर मूले, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और बाबूराम सक्सेना। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक जो चैप्टर है उसके निबंध के निबंधकार कौन है? गुणाकर मूले। अब ये भी पूछा जा सकता है कि नागरी लिपि क्या है? तो निबंध है। प्रश्न संख्या 24 है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? कौन से पुस्तक से यह लिया गया है? 4 ऑप्शन है, अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कथा और इनमें से कोई नहीं।
तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है, जिसमें से अभी ऑब्जेक्टिव निकाल के हम लोग कर रहे हैं, वह भारतीय लिपियों की कहानी जो है इस पुस्तक से लिया गया है यह चैप्टर। चलिए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ब्राह्मणी, नंदी नागरी, देवनागरी और मराठी लिपि। तो मराठी भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। हिंदी की भी लिपि कौन सी है? देवनागरी ही है। प्रश्न संख्या 26 है, टकसाल का संबंध किससे है? सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से और अनाज के ढेरों से। तो जब हमने पढ़ा था तो याद होगा कि पढ़ा क्या था? टकसाल का संबंध सिक्कों से था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 27 है, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। अब देखिए श्रवण बेलगोला क्या है, कैसा स्थान है? तो यह भारत के कर्नाटक राज्य में है, भारत में ही है। और यहाँ पर यह तीर्थ स्थल है किसका? तो जैन धर्म का। जैसे हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल होता है, उसी तरह श्रवण बेलगोला जो है वह जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और यहाँ लोग जाते हैं तीर्थ कर, यहाँ जाते हैं तीर्थ करने के लिए। तो यह भारत में ही है, कर्नाटक में है। तो इसका संबंध किससे होगा? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से और वैष्णव धर्म से। तो श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध जो होगा यह होगा जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अब प्रश्न संख्या 28 है कि सिद्धम क्या है? मंत्र है, सिद्ध योगी है, साधु है और एक प्रकार की लिपि है। अभी पीछे हम लोग बार बार देखते हैं लिपियों का नाम लिखा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि खरोष्टी लिपि है, ब्राह्मणी लिपि है, देवनागरी लिपि है, सिद्धम लिपि है। तो आप लोग आसानी से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सिद्धम क्या है। मंत्र नहीं तो है, सिद्ध योगी नहीं तो है, नहीं, सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 29 है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? प्रयाग को, काशी को, मथुरा को और उज्जैन को। तो जहां देव का नगर हो उसे ही ना देवनागरी कहा जाएगा। देव के नगर को देवनागरी कहा जाता है। तो काशी जो है वह देव का नगर है, इसीलिए उसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, काशी। प्रश्न संख्या 30 है, हिंदी के आदि कवि कौन है? यह प्रश्न कितने बार आ चुका है वो मैं क्या बताऊं, बहुत ही यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद, तुलसी, वाल्मीकि और निराला जी। तो हिंदी के जो आदि कवि हैं वह हैं सरहपाद। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 31 है, अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष एक विद्वान था, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, या एक कवि था, या राज वैद था। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? आप लोग चैप्टर समझ चुके हैं तो आसानी से आंसर दे देंगे कि अमोघ वर्ष प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा का नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 32 है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? यह चैप्टर के बीच से प्रश्न लिया गया है, तो शुरू से अंत तक आप लोग बने रहें। प्राकृत भाषा में, अपभ्रंश भाषा में, संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में। प्रश्न संख्या 33 है, बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास और पटना के पास। तो बेतमा जो है ना वह इंदौर के पास है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? पहले जो है ना ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे, कागज पेन नहीं था। महेंद्रपाल के, राजा वर्गुन के, राजा भोज के, श्री गंग राजा के। तो दक्षिण भारत में पांड्य प्रदेश में जो है वह राजा वर्गुन राजा के जो हैं वह ताम्रपत्र मिले हैं। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उसको मैंने करवा दिया है और इसी तरह और भी ऑब्जेक्टिव को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगी। अगर आप लोगों को इस चैप्टर से थोड़ा भी मदद मिले तो आप लोग अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलें।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।